हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज अपन कवर करने वाले हैं सीए इंटर इनडायरेक्ट टैक्स की आरटीपी ऑफ सितंबर 2025। ठीक है। सो विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रैक्टिकल सम्स एंड ट्राई करेंगे कि जितने भी ज़्यादा प्रोविजन इसमें अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ वैसे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। और लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है। तो फर्स्ट केस सिनेरियो को अगर मैं क्विकली ऊपर ऊपर से सारा केस सिनेरियो देख के पहला एमसीक्यू अगर देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे वो बोल रहे हैं कि व्हाट वुड बी द अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आरएलपीएल फॉर द क्वार्टर। ठीक है, मतलब हमें मोटा मोटी अग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है। देन सेकंड क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी दिख रहा है मेरे को। थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि आईटीसी कौन से बेसिकली डेट पे ले सकते हैं, ऐसा कुछ। फोर्थ पे सब्सिडी जो रिसीव हुआ है उसका कुछ ट्रीटमेंट है। एंड देन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि जब मैं केस स्टडी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को किस डायरेक्शन में इसको रीड करना है। ठीक है, ताकि अननेसेसरी दो दो बार तीन तीन बार केस स्टडी पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। सो रैपिड मूव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, हियर इन आफ्टर रेफर टू एज आरएलपीएल, a registered company based in Pune, Maharashtra, is engaged in providing logistics and warehousing services, including transportation of goods by road, cold storage, warehousing for perishable and consultancy services. मतलब काफी कुछ करते हैं ये। इट ऑल्सो डील्स इन एक्टिविटीज लाइक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑफ अप्रैल टू जून, ठीक है, फॉर अ करंट ईयर द कंपनी अंडरटुक फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन्होंने मुझे फर्स्ट एमसीक्यू में याद है कि अप्रैल टू जून का ही एग्रीगेट टर्नओवर पूछा था। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है, ये सारी आउटवर्ड सप्लाईज आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है, फिर चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉट टैक्सेबल हो, ठीक है, टेक्निकली सारी, है ना। लेकिन इसके अंदर आरसीएम ऐड मत करना, जो इनवर्ड सप्लाईज होती है वो ऐड मत करना, सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज ऐड करनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर वन, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, मतलब ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है। नाउ लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं। प्रोवाइडेड टू मेसर्स हनुमान एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन अमरावती महाराष्ट्र फॉर 28 lakhs एंड टू मेसर्स शिव इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन ग्वालियर एमपी फॉर 22 lakhs। मतलब कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं दो पार्टीज को। एक को 28 lakhs का टर्नओवर है एक के साथ, और एक के साथ है सर्विस का वैल्यू 22 lakhs। ठीक है, ये इसमें मेरे को कोई दिक्कत लग नहीं रही है, ये एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होने लायक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ वेजिटेबल्स प्रोवाइडेड टू, मतलब ये भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई है। प्रोवाइडेड टू मेसर्स सफल फार्म्स रजिस्टर्ड इन सोलापुर महाराष्ट्र एंड मेसर्स फ्रेश वेजेस रजिस्टर्ड इन वापी गुजरात। मतलब अगेन मैं दो पार्टी को सप्लाई करता हूँ, एक 8 लाख का और एक 4 लाख का रिस्पेक्टिवली। सो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो इसको भी मेरे को अग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करने हैं या नहीं करने उसका कोई डाउट है। तो 8 lakhs प्लस 4 lakhs ये भी मेरे अग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होंगे। पॉइंट नंबर 3, सेल ऑफ लैंड टू मिस्टर अमित इन पुणे फॉर 1 crore 20 lakhs, मतलब 120 lakhs, एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी फॉर 2,50,000, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है एट 2%। ये इंटरेस्टिंग है। सो टेक्निकली यहाँ पे देखा जाए तो सेल है या आउटवर्ड सप्लाई की बात तो करता है, आउटवर्ड चीज तो है ये। ठीक है, बट क्या ये आउटवर्ड सप्लाई मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होना चाहिए या नहीं? तो यहाँ पे स्टूडेंट का कंफ्यूजन बहुत नॉर्मल ये आता है कि ये सिंस सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या बोलता है? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अगर ये ना ही गुड्स का सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आई अग्री,
लेकिन स्टूडेंट का मिस्टेक ये हो जाता है कि वो नॉट टैक्सेबल या एग्जेप्ट के नाम पे अग्रीगेट टर्नओवर में ऐड कर देते हैं, जबकि ये हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू जीएसटी ये सप्लाई ही नहीं है, और जब सप्लाई ही नहीं है तो मेरे आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई से क्या फर्क पड़ता है? इन शॉर्ट ये तुम्हारे अग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नहीं तो गलती से 1 करोड़ 20 या स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन वगैरह करके कुछ भी एटसेट्रा एटसेट्रा अमाउंट आप गलती से ऐड कर दोगे, ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो रिसीव्ड है ये तो क्या हो गया आपका इनवर्ड सप्लाईज। तो फिलहाल मेरा फोकस ना फर्स्ट एमसीक्यू पे, इसलिए मैं इसको अभी रीड नहीं कर रहा हूं सब। हालांकि रीड करके देख लेते हैं, हो सकता है मिडल ऑफ दी सेंटेंस में आउटवर्ड सप्लाई की बात कर ले। It also received consultancy services from Shreyas, an architect, in the month of March for the previous financial year for 80,000 exclusive of GST 18%. But ITC was not availed until now. The related invoices dated 20th March of previous financial year. ठीक है, ये मेरे हिसाब से आईटीसी के ऊपर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई का कोई हिंट नहीं है। सप्लाइड गुड्स टू न्यूली ओपन वेयर हाउस, वेरी गुड, सप्लाइड लिखा है क्लियरली, ये आउटवर्ड सप्लाई है। Warehouse in Bangalore unit valued at 6 lakh exclusive of GST 18%. The company has paid GST, but Bangalore unit did not make the payment against the invoice within 180 days. Okay. हम हमारे ही किसी बैंगलोर यूनिट में, बैंगलोर वाले यूनिट में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 6 लाख रुपए के, लेकिन कंपनी ने इसके ऊपर जीएसटी तो पे कर दिया है, लेकिन बैंगलोर यूनिट ने हमारे यूनिट को कोई पैसे दिए नहीं है। हो सकता है ये कोई ब्रांच ट्रांसफर वगैरह होगा, इसलिए हमने कोई पैसे मांगे नहीं है और उसने पैसे दिए नहीं है, लेकिन शेड्यूल 1 के हिसाब से ये एनी विच वेज डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा ये कि क्या ये एक आउटवर्ड सप्लाई है, दूसरा क्या ये एक एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। तो सिंस ये डीम्ड सप्लाई है, इसका मतलब ये एक सप्लाई तो है, और अगर ये एक सप्लाई है प्लस ये आउटवर्ड सप्लाई है, तो ये मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर में अगर ये मेरे ऐड होता है तो कितना रुपया होगा? 6 लाख रुपया। याद रखना, एग्रीगेट टर्नओवर में सारे आउटवर्ड सप्लाईज ऐड होते हैं, लेकिन उसके अंदर टैक्स जीएसटी वाले चीजें, जीएसटी का अमाउंट ऐड नहीं हो सकता। अदर देन जीएसटी अगर कोई टैक्स वगैरह लगा होगा तो वह तो वैसे भी आपके आउटवर्ड सप्लाई में ऐड हो ही गया होगा। इन एडिशन टू द अफोरसेड ट्रांजैक्शन, RLPL spent an amount of 5 lakh on the procurement of certain goods which were distributed as a part of corporate social responsibility expenditure required under the provision of Companies Act। ठीक है, तो यहां पे हमने खर्चा किया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स, मतलब टेक्निकली ये हमारे लिए इनवर्ड सप्लाई है, क्योंकि हमने गुड्स को प्रोक्योर किया है और हमने उसके ऊपर स्पेंड किया है, खर्चा किया है, एंड अकॉर्डिंगली ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो एग्रीगेट टर्नओवर की बात ही नहीं आती। ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर इट ऑल्सो रिसीव्ड का मतलब होता है इनवर्ड सप्लाई, रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ ₹40,000 फ्रॉम एन इन्वायरमेंटल एनजीओ फॉर अडॉप्टिंग। नहीं, ये रिसीव्ड यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई का बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एक नया मुद्दा बता रहे कि हमें 40,000 का सब्सिडी मिला फ्रॉम एन इन्वायरमेंटल एनजीओ फॉर अडॉप्टिंग ग्रीन रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल फॉर लॉजिस्टिक्स। ठीक है, अच्छी बात है, सब्सिडी मिला है मेरे को, लेकिन ये सब्सिडी किससे? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ से मिला है। This subsidy was linked to the performance of metric carbon reduction, not to the price of services. Oh, लिंकेज इंपॉर्टेंट होती है सब्सिडी में, हमने ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिलहाल मैं इसको हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, क्योंकि क्लियरली बोला है कि ये सब्सिडी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, ना कि उसके प्राइस ऑफ द सर्विस पे। सर्विस के लिए नहीं है, ये कुछ कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको सब्सिडी मिली गई है। एनीवे, द कंपनी हैज बीन कंप्लायंट in filing periodical returns and statement on the time during the year and has filed annual return for preceding financial year on 15th October for current financial year. Okay, पिछले साल का
एनुअल रिटर्न करंट ईयर में कब तक भर सकता है? तो एज फार एज ड्यू डेट इज कंसर्न ऑफ एनुअल रिटर्न, तो वो है 31 दिसंबर। लेकिन इन्होंने वो एनुअल रिटर्न 15 अक्टूबर को ही भर दिया है, तो ये भी हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ, ये भी मेरे को लगता है यूजफुल होगा। अब बात करते हैं पहले, व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आरएलपीएल फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून। अब हमने जो भी राइट साइड पे पेन से वैल्यू लिखी थी वो हमारे एग्रीगेट टर्नओवर है। सो 28 प्लस 22, तो ये मेरे हिसाब से हो जाता है 50। 8 प्लस 4, ये हो जाता है मेरे पास, मेरे हिसाब से 12, तो ये हो जाता है टोटल 62। एंड प्लस 6, तो ये कितने हो जाते हैं 68 लाख। तो मेरे हिसाब से आपका एग्रीगेट टर्नओवर आता है 68 लाख, पॉइंट नंबर डी। ठीक है, 68 लाख आपका करेक्ट आंसर है। इसमें गलती से भी 1 करोड़ 20 लाख ऐड मत कर देना। और सिंस तीनों वैल्यू 1 करोड़ वाले, मतलब 1 करोड़ वाला ही कोई आंसर होगा, ऐसा लॉजिक होता नहीं है। ठीक है, विच, अभी सेकंड पढ़ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द अवेलिंग द आईटीसी टू आरएलपीएल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 17(5) ये सेक्शन है ब्लॉक्ड क्रेडिट का, मतलब इसके अंदर दी गई लिस्ट का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। इसके क्लॉजेस कुछ ABCD टाइप के थे, अगर आपको याद आ रहे होंगे तो। उसमें रिसेंटली एक नया क्लॉज ऐड हुआ था। ठीक है, एंड वो बोलता था कि सीएसआर पे किया जाने वाला खर्चा, मतलब अगर उसके ऊपर जीएसटी लगा है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये ब्लॉक्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली सीएसआर का खर्चा बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानता, मतलब बिजनेस एक्सपेंडिचर के बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होता वो जनरली। ये सीएसआर वो वाली बात हो रही है जो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है। इन शॉर्ट, सीएसआर पे होने वाला जो भी मैंने टैक्स पे किया होगा आउट ऑफ पॉकेट, उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक बार इसके पॉइंट्स पढ़ लेते क्या है। हमें इनकरेक्ट नहीं, हमें करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल टू आरएलपीएल। मेरे को तो यही करेक्ट लग रहा है, लेकिन आगे हो सकता है कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो। द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज अवेलेबल, नो इट इज नॉट अवेलेबल। क्लॉज, मेरे हिसाब से ये एक नया क्लॉज ऐड हुआ था, तो FA या GA, मतलब F के बाद एक ऐड हुआ था। अभी चेक कर लेते हैं अपन इसको। सर्च ही कर लेता हूँ, CSR। हाँ, ये F है, ये नया क्लॉज ऐड हुआ था। इनवर्ड सप्लाई इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ CSR अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट है, इसके अंदर इसके हिसाब से आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास मेरी पुरानी वाली बुक है तो हो सकता है ये वाला क्लॉज आपके अंदर मिस प्रिंट हुआ हो, या फिर शायद प्रिंट ना हुआ हो, है ना। लेकिन आप इसको प्रिंट टाइप कर देना। एनीवे, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर बी बोलता है मिलेगा, इसलिए वो इनकरेक्ट है। द अमाउंट ऑफ आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ 50%, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि इतना मिलेगा इतना नहीं मिलेगा। द अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन, अवेलेबल नहीं है टू होम, नो नो इट इज नॉट अवेलेबल। द होल पॉइंट इज, ये वाला करेक्ट आंसर है। द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल फॉर आरएलपीएल। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, आरएलपीएल कैन क्लेम आईटीसी फॉर द इनवॉइस डेटेड 20th March फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अप टू। ओके, अब देखो, जितना भी प्रीवियस ईयर का आईटीसी होता है ना, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है? इसकी टाइम लिमिट होती है 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ये कौन सी डेट होती है? एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। और हमारे क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में लिखा था कि कंपनी ने एनुअल पीरियोडिक रिटर्न तो फाइल किया ही है, एंड हैज आल्सो फाइल्ड एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन 15th October। मतलब मेरी 30th नवंबर और 15th October, विच एवर इज अर्लियर,
तो विच चले आता है 15 अक्टूबर। मतलब अगर मुझे पुराने पीरियड का कोई भी आईटीसी लेना हो, जो कि 20 मार्च पुराने पीरियड में आ जाता है बिकॉज इट इज बिफोर 31 मार्च, तो क्या ये आईटीसी मैं ले सकता हूँ? तो ये आईटीसी मैं ले सकता था अगर 15 अक्टूबर वाले एनुअल रिटर्न में के पहले लेता तो। 15 अक्टूबर इज द लास्ट डेट इस सिचुएशन के हिसाब से। तो आपका आंसर आता है पॉइंट नंबर सी। सी मतलब 15 अक्टूबर। अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहा हूं। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एनजीओ इज टू बी। अब देखो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सब्सिडी जब गवर्नमेंट से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वगैरह, तो वो वाली सब्सिडी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन अगर सब्सिडी एनजीओ से मिलती है तो एनजीओ वाली सब्सिडी आपकी सप्लाईज में ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा माइनर डिटेलिंग है उस चैप्टर में, लेकिन अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है तो आपका वो डिटेलिंग मिस नहीं होगा। जो भी सब्सिडी आपको मिली है वो आप जो भी गुड्स या एसेट परचेस करने से डायरेक्टली लिंक्ड है तो ही वो डिडक्ट होने लायक होगी, अगर गवर्नमेंट से मिली होगी तो। इसका मतलब यहां पे मैंने जो हाईलाइट करवाया था कि ये वाली सब्सिडी आपकी प्राइस से लिंक है ही नहीं, इसका मतलब ये वाली सब्सिडी डिडक्ट नहीं हो सकती, मतलब कि आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगी या इंक्लूडेड होनी चाहिए। और एनी विच वेज ये किससे मिली है? एनजीओ से। ठीक है, द होल पॉइंट इज, तो ये बोल रहा है कि जो सब्सिडी मिला उसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होगा। तो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एज इट इज रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस। देखो, ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन तो है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि क्या अभी हम लोग को इसमें ऐड करना है कि नहीं। दूसरे पॉइंट पढ़ते हैं। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू एज इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ सप्लाई। अब देखो यहां पे बहुत ही अच्छा एमसीक्यू। आप क्या करोगे पता है? आप एनजीओ सुन के ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन कर दोगे, यस और नो। लेकिन आंसर यहां पे ये नहीं है। आंसर यहां पे ये क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि ये डायरेक्टली लिंक नहीं है प्राइस ऑफ सप्लाई से, एंड इसीलिए ये एक्सक्लूड करेंगे इसको। ये क्या करेंगे? एक्सक्लूड। इंक्लूडेड इन वैल्यू नो, इंक्लूडेड ओनली इफ रिसीव्ड नो। द होल पॉइंट इज, अगर ये डायरेक्टली लिंक्ड होता ना तो एनजीओ की वजह से ऐड हो जाता, कंसिडरेशन का पार्ट बन जाता। इसीलिए पहला वाला आंसर एकदम करेक्ट लग ही रहा था, लेकिन अचानक से अपने को याद आ गया कि नहीं नहीं नहीं, लिंकेज भी तो चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब पॉइंट नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द बेंगलुरु यूनिट। अच्छा, इसमें हुआ यह था कि हम पुणे वाले ना, हमने बैंगलोर वाले यूनिट को कुछ गुड्स भेजे थे फ्री में। हालांकि वो गुड्स का प्राइस क्वेश्चन में 6 लाख बताया गया है, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से डिम्ड सप्लाई है, तो ये शेड्यूल 1 की बात कर रहे थे ये लोग, ठीक है। द बेंगलुरु यूनिट, हाँ, तो इसमें बोला करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बेंगलुरु यूनिट शाल रिवर्स द आईटीसी अवेल्ड ऑन द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम पुणे and also required to pay interest computed from the date of invoice till the date of receivable। यहां पे रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर काम की चीज ये थी कि बेंगलुरु ने पुणे वाले को पेमेंट नहीं किया था विद इन 180 डेज। और अकॉर्डिंग टू आईटीसी 180 डेज में अगर कोई भी रेसिपिएंट सप्लायर को पे नहीं करता है तो रेसिपिएंट ने जो भी आईटीसी अवेल कर रखा है उसको आफ्टर 180 डेज रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन करके। द होल पॉइंट इज, क्या इसमें आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा? तो पॉइंट नंबर 1 तो एग्जैक्ट वही बात बता रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया। पर आपको ये पता होना चाहिए कि 180 डेज वाले पॉइंट में ही एक छोटे से 3 एक्सेप्शन थे, कि ये 3 केसेस में 180 डेज वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। वो 3 केसेस कौन थे?
अगर सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है और रेसिपिएंट पे नहीं करता है 180 डेज में, तो इसको आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन थे। वो एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन याद दिलाता हूं, पहला था आरसीएम। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके अंदर आरसीएम के अंदर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, तो इट डजेंट मैटर कि टैक्स का पैसा सप्लायर को गया है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टली रेसिपिएंट टैक्स का पैसा किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। सो सही मायने में इसको आईटीसी तो तभी मिलेगा जब ये गवर्नमेंट को पे करे। इसका मतलब रेसिपिएंट का सप्लायर को पे करने का लॉजिक है ही नहीं। सेकंड, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर याद है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक क्लॉज था कि जहां पे रेसिपिएंट की लायबिलिटी होती थी लेकिन सप्लायर उस रेसिपिएंट की लायबिलिटी को इनकर करता था, ठीक है, एंड रेसिपिएंट बोलता था कि हम बाद में हिसाब में समझ लेंगे। इसका एग्जांपल हमने बनाया था केशुभाई केटरर एंड कोक, अगर आपको याद होगा तो इस पूरे सिनेरियो में टेक्निकली सप्लायर ने रेसिपिएंट के ही आदमी को एडवांस में जब पैसे दे ही दिए हैं, तो जितने पैसे एडवांस में दे चुका है उसके लिए 180 डेज का तो पॉइंट आता ही नहीं है ना, क्योंकि 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है। मैं तो एडवांस पे कर चुका हूं। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 3 कब आता है? लास्ट पॉइंट नंबर 3 ये वाला है, जो कि है शेड्यूल 1 की सप्लाई। शेड्यूल 1 की सप्लाई क्या बोलती है? डिम्ड सप्लाई। मतलब अगर आपकी जो भी सप्लाई की बात हो रही है वो अगर डिम्ड सप्लाई है, डिम्ड सप्लाई का मतलब है देयर इज नो कंसिडरेशन एट ऑल। तो 180 डेज का बात क्या है? मैं ये 180 डेज छोड़ो, मैं तो लाइफ टाइम नहीं करने वाला ये पेमेंट, एंड इसीलिए ये एक्सेप्शन है। तो ये 3 एक्सेप्शन में अपना वाला एक्सेप्शन थर्ड वाले में फॉल होता है, बिकॉज इट इज अ डिम्ड सप्लाई। तो 180 डेज का तो सवाल ही नहीं उठता। इन शॉर्ट इसमें करेक्ट स्टेटमेंट यही होगा जिसमें ये लिखा होगा कि 180 डेज का रूल ही नहीं लगेगा। लेट्स सी। The Bangalore unit shall reverse the ITC await on the goods received from Pune and no interest shall be applicable. आगे बढ़ रहा हूँ। The restriction of 180 days for a payment of consideration is not applicable. Very good, यही करेक्ट आंसर है। 180 डेज का रूल ही नहीं लग गया, सही मायने। ठीक है, परफेक्ट। क्रेडिट नोट वगैरह ये तो कुछ नहीं। अब ठीक है, इतने एमसीक्यू थे। एमसीक्यू का क्वालिटी अच्छा था। अब देख रहे हैं अपन सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बड़े वाले क्वेश्चन है। सो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पे। आप लोगों को भी करना है तो कर सकते हो या बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मिस्टर सागर चतुर्वेदी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग मल्टीपल सर्विसेज एज डिस्कस्ड इन द टेबल बिलो इन मुंबई महाराष्ट्र। ओके, बहुत क्लियरली बोल दिया है कि मल्टीपल सर्विसेज देते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। He has furnished the following information with respect to the service supplied and received by him during the month of April. सारी सर्विसेज अप्रैल की बात है। आपका काम यह है कि आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई ढूंढना, इंट्रा इंटरस्टेट ढूंढना, अकॉर्डिंगली जीएसटी लग रहा है नहीं लग रहा है एग्जामिशन वगैरह का दिमाग लगा के आइडेंटिफाई करना कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। हम ये बड़े वाले सम को 3 फेजेस में सॉल्व करते हैं, एज यू नो। पहला आउटपुट टैक्स, सेकंड इनपुट टैक्स और थर्ड कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश। फर्स्ट, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट provided to Sanskar College offering the degree courses recognized by law. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, कोई भी इंसान स्टूडेंट के ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस अगर देता है तो वो सर्विस एग्जेंट हो जाएगी अगर वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सर्विस देता है, एंड वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तीनों नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला कौन सा था? जब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट की सर्विस देता है, प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, याद है वो वाली लाइन, उनको अगर दे रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ तो फिर ही बेसिकली आपको उसका एग्जामिशन मिलता है। उसके अलावा जो बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको अगर मैंने स्टाफ को सॉरी ये स्टूडेंट के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे भी दी तो भी वो एग्जाम नहीं है। यहाँ पे ये कॉलेज को दे रहा है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल या प्री स्कूल नहीं है।
एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी एक आउटवर्ड सप्लाई है और इसके ऊपर मेरे को आउटपुट टैक्स लगेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि प्लेस वगैरह दी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्योंकि ऊपर ही बोला था मैंने मुंबई में देता हूँ ये सब। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ माइलिंग पैडी इनटू राइस। एज यू आर अवेयर, माइलिंग पैडी इनटू राइस ये कोई कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या खेती बाड़ी नहीं है, और ना ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। और जब ये सब माइलिंग पैडी इनटू राइस वाली एग्जाम्शन में क्लियरली बोला कि इट इज नॉट एग्जाम, तो फिर ये अकॉर्डिंगली इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये भी एक आउटवर्ड सप्लाई है। अगेन यहाँ पे भी कोई एरिया दिया नहीं है, तो ये मेरे लिए इंट्रास्टेट ही होगी। थर्ड, रिसीव्ड द सर्विस, ये मेरे लिए आईटीसी होगा। जब भी सर्विस रिसीव करो तो आप दो चीजों का ध्यान रखना, या तो उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा कि नहीं, ये एक पहली चीज। दूसरी, क्या उसके ऊपर आरसीएम आएगा कि नहीं। रिसीव सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, मतलब जीटीए की सर्विस रिसीव कर रहे हैं हम फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। जीटीए किसी इंसान को सर्विस देता है, और वो इंसान अगर एक प्रॉपर लिस्ट अपने पास, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, टीडीएस, अपना ये पार्टनरशिप, एलएलपी वगैरह, बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो लिस्ट वालों को आरसीएम के अंदर जीटीए पे करना पड़ेगा। ये रूल है हमारे पास। ठीक है, अनलेस एंटी जीटीए ऑप्ट करता है फॉरवर्ड चार्ज के लिए। यहां पे बहुत क्लियरली लैंग्वेज ये थी कि ये एक रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, सागर चतुर्वेदी। इसका मतलब अभी तो मेरे को ये लग रहा है कि ये एक आरसीएम है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन के एंड में जीटीए ने फॉरवर्ड ऑप्ट किया होगा तो अलग बात है। अभी के लिए ये मेरे लिए एक आरसीएम है, और अगर ये मेरे लिए एक आरसीएम है क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन इज वन ऑफ दोस पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन, तो शायद मेरे को इसका आईटीसी में मिल जाएगा कैश पेमेंट के बाद। पॉइंट नंबर 4, ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस एग्जीबिशन, मैंने ऑर्गेनाइज किया है गुजरात में फॉर रमेश इंडस्ट्रीज, रजिस्टर्ड इन दिल्ली। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुमको पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जिबिशन चैप्टर में ना तुम लोग जितने भी मॉनिटरी टर्म्स, मॉनिटरी वैल्यू वगैरह होते हैं या टाइम वगैरह होते हैं, वो तुम याद कर लेते हो, लेकिन एक सिंगल लाइन वाले एग्जिबिशन आपसे मिस हो जाते हैं, जो कि बहुत माइनर डिटेलिंग होती है, एंड ये उसमें से एक है। बिजनेस एग्जीबिशन अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो आउटसाइड इंडिया तो ही वो एग्जाम होता है, अदरवाइज वो टैक्सेबल होता है। जैसे कि ये भी अपन एक बार सर्च करके मैं आपको बता देता हूं, बिजनेस एग्जीबिशन मिल गया। सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ये मेरी एग्जीबिशन की लिस्ट है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये एग्जीबिशन की बस बहुत एकदम एंड में ही लिखी है, तो हेल्ड आउटसाइड इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हेल्ड आउटसाइड इंडिया नहीं है, मतलब कि ये वाला सर्विस टैक्सेबल है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टैक्सेबल में इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, तो यहां पे आता है प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल। अगर एडमिशन ऑफ इवेंट है तो वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, लेकिन जब भी इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का गेम आ जाता है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अदरवाइज वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा हूं मैं इवेंट, मैं सप्लायर हुआ किसके लिए? रमेश इंडस्ट्री के लिए, जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ द रमेश इंडस्ट्री विच इज दिल्ली। तो अगर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाता है और लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र है, तो ये पहली सप्लाई है जो इंटरस्टेट आएगी। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज ऑफ आशियाना इंटीरियर्स, अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। पहली बात, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है, टू एम्प्लॉइज ऑफ आशियाना इंटीरियर्स,
ठीक है, किसको भी ट्रेनिंग दूं, ये मेरे लिए नॉर्मल टैक्स, ट्रेनिंग के ऊपर कोई एज सच अपने पास एग्जाम्पशन है नहीं इतना कोई खास, तो ये टैक्सेबल सप्लाई मतलब प्लेन सर्विसेज, प्लेन सप्लाई। बस दिक्कत ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे भी गेम करता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग कोई भी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस देते हो, जैसे कि अपना सैलून वगैरह या आपका हेयर कटिंग वगैरह हो गया, ऐसा कोई सर्विस होती है, तो चलो जहाँ पे वो आपने सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की वो, लेकिन जब ट्रेनिंग और की बात होती है ना, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो उसमें रजिस्टर्ड का क्राइटेरिया आ जाता है कि अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड है तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, अदरवाइज वहां वो एक्चुअली जहां परफॉर्म हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। यहाँ पे क्लियरली क्या बोलता है कि प्रोवाइड क्या ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज ऑफ आशियाना, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है राजस्थान का, विच वॉज नॉट रजिस्टर्ड। जब रजिस्टर्ड नहीं है मतलब जहां ट्रेनिंग हुआ वहां पे, अब यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ के गलती से तुम घाई घाई में ये बोल दोगे कि सॉरी कि ट्रेनिंग हुआ राजस्थान में, ऐसा नहीं है। रेसिपिएंट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है राजस्थान का, तो ट्रेनिंग कहाँ हुआ? तो ऑब्वियसली ऊपर दो जब माइलिंग पेडी और ये वाले केस में प्लेस नहीं लिखी थी, तो ऊपर ही लिखे थे ना, और सारी सर्विस मुंबई में देता है, तो मतलब ये ट्रेनिंग भी कहाँ हुई होगी? मुंबई में। मतलब ये कौन सा सप्लाई है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है। पॉइंट नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट था वैसे। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ कार डीलर। इस बार मैं रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं कार डीलर को प्रोवाइड करता हूं। पहली बात ये आउटवर्ड सप्लाई है, दूसरी बात ये टैक्सेबल है क्योंकि यहां पे आरसीएम नहीं आएगा। रिकवरी सर्विसेज, रिकवरी एजेंट का सर्विस अगर मैं बैंकिंग एनबीएफसी को प्रोवाइड करता तो आरसीएम आता। मतलब ये नॉर्मल कार डीलर का सर्विस दे रहा हूं, ये देर इज नो आरसीएम, मतलब मैं ही टैक्सेबल हूं अंडर नॉर्मल स्कीम फॉरवर्ड चार्ज पॉइंट। और ये ऑफ कोर्स इंट्रा ही आएगा क्योंकि प्लेस मिसिंग है। लीगल सर्विसेज अवेल्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस फॉर एन इंडिविजुअल एडवोकेट फ्रॉम एन इंडिविजुअल एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। सिंपल है एडवोकेट का, अगर मैं किसी एडवोकेट से सर्विस लेता हूं तो इट्स ऑल डिपेंड कि उसके ऊपर मुझे आरसीएम पे करना है या नहीं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन माय टर्नओवर। अगर मेरा अग्रीगेट टर्नओवर उतना है कि जितने में मुझे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाती है, तो आई विल हैव टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड प्लस मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर लेस देन 20 लाख और 10 लाख डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, अब मुंबई है तो 20 लाख, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, पूरी सप्लाई एग्जेप्ट हो जाएगी। नाउ एज ऑफ नाउ वी आर नॉट अवेयर कि इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, तो अभी इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आई एम श्योर ये नोट में लिखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर जनरली रेट वगैरह के साथ। तो ये डिस्कशन अपना पेंडिंग है। नेक्स्ट, स्पॉन्सर्ड हिज बिजनेस इन अ क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, मतलब एमसीए, महाराष्ट्र, वेर इन ही पेड एन अमाउंट ऑफ 1.5 लाख। मैंने क्लास में बताया था स्पॉन्सरशिप सर्विस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, और स्पॉन्सर का जो नाम, स्पॉन्सरशिप में इवेंट का जब नाम बीच में आ जाता है तब स्टूडेंट को और कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताता हूँ। हम यहाँ पे पे कर रहे हैं ना, ही पेड। हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तभी पे करते हैं, मतलब कि हम या तो गुड्स परचेस कर रहे हैं या सर्विस अवेल कर रहे हैं, मतलब वी आर हियर रेसिपिएंट, मतलब हम ये सर्विस रिसीव कर रहे हैं, मतलब ये हमारी इनवर्ट सप्लाई है। बाय द वे लीगल सर्विस अवेल्ड भी हमारी इनवर्ट सप्लाई थी, ठीक है, तो ये हमारी इनवर्ट सप्लाई है। अब सवाल आता है स्पॉन्सरशिप में इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स लगेगा कि नहीं अंडर आरसीएम। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्सरशिप सर्विस का जो नया वाला अमेंडमेंट है वो ये बोलता है कि अगर प्रोवाइडर भी बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज है, लेकिन अगर प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम आता है। यहाँ पे हम रेसिपिएंट है और हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि हम तो चतुर्वेदी, नॉर्मल एक नाम लिखा था सागर चतुर्वेदी, तो हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अब देखते हैं सामने वाला क्या है। तो स्पॉन्सर्ड इज बिजनेस इन क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। अब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा
कि हमें इसके ऊपर आरसीएम पे करना है या सॉरी इसके ऊपर क्या होगा। तो अब ध्यान से सुन, मैं तो बॉडी कॉर्पोरेट हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को तो इसके अंदर आरसीएम नहीं पे करना, समझे। इसका मतलब अगर मेरे को इसके अंदर आरसीएम नहीं पे करना है तो फिर छोड़ दो ये डिस्कशन। अब सवाल ये उठाते कि क्या इसके ऊपर आईटीसी लगेगा। अब जब इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा ये सवाल है, तो ये पूरा डिस्कशन डिपेंड करता है कि क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं। तो सिंस सामने वाला एक नॉन मतलब बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं सप्लाई कर रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज है। इफ नो आरसीएम देन फॉरवर्ड चार्ज। तो ऑफकोर्स सामने वाला इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा और हमें उसका आईटीसी मिल जाएगा। डन। पहले वाले पॉइंट में सिर्फ रेट बताया है कि सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी का रेट है 9-9-18% एंड रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई एक्सेप्ट सर्विस फॉर जीटीए। ठीक है, हमें मालूम था जीटीए की रेट है 2.5-5%। दूसरा, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। थैंक यू, बैक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। ठीक है। द टर्नओवर ऑफ सागर वाज 1.8 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सी एग्रीगेट टर्नओवर दे दिया है एंड सिंस इट इज मोर देन 20 lakhs तो मतलब लीगल सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी अंडर आरसीएम, क्योंकि हम रेसिपेंट है जिसके 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है। ठीक है, तो आरसीएम हो जाएगी तो मुझे उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। All the above information supplies are intrastate supplies wherever the information for determining place of supply is not provided. ये नहीं बोलता तो भी ऊपर वाली इंग्लिश से हमने समझ लिया था। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय सागर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो चलो इसको अपन एक बार कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या कैसे लिखते थे, कैलकुलेशन ऑफ, मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा तो हैंडराइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स पेबल या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। सबसे पहले हम आईजीएसटी लिखते थे, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। इसके अंदर आपको अगर वैल्यू और सप्लाई का पेज बनाना है तो बना सकते हो। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले हम लोग कौन सा वाला सप्लाई यूज करेंगे। तो लाइन से जाते हैं, पहले है स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्विक लिखूंगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में अगर मैं बात करूं तो 90,000 मेरा इसमें आ जाएगा 90,000। ठीक है, अब 90,000 में मेरे को 18% कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ 18%। और सिंस ये इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो मैं ऑफकोर्स 9% कैलकुलेट करूंगा। 19,000 का 9%, तो ये आ जाता है 8,100, सॉरी 8,100 एंड 8,100। सेकेंड, सेकेंड मेरे पास आता है आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ माइलिंग पैडी इनटू राइस। ठीक है, क्योंकि हमने ये बताया था कि ये टैक्सेबल है, तो ये अब हमारे इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। इसका कितना था, 1,80,000। 1,80,000 मतलब इसका डबल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16,200। 16,200। फिर थर्ड, थर्ड हमारा आईटीसी था। आईटीसी के बाद हम पॉइंट नंबर 2 में करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई थी, आउटवर्ड सप्लाई थी। ये हमारा बिजनेस एग्जीबिशन था। ठीक है, जो कि आउटसाइड इंडिया नहीं हो रहा था, इंडिया में विद इन इंडिया हो रहा था। एंड ये फर्स्ट इंटरस्टेट सप्लाई था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है बिजनेस एग्जीबिशन। ऑफ कोर्स आपको प्रेजेंटेशन एग्जाम में इतना फालतू नहीं करना है, अच्छे से पर्टिकुलर कॉलम बनाना है। ठीक है, आप इसके सजेस्टेड आंसर ही देख सकते हो, मतलब इसी के आरटीपी का आंसर देख सकते हो। 20 lakhs। अब 20 लाख से ये पहला बस इंटर है, तो डायरेक्ट अपन आईजीएसटी में 18% करके कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर आएगा 3,60,000। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है प्रोवाइडेड ट्रेनिंग। ये भी अगेन आउटवर्ड सप्लाई है और ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का अमाउंट कितना था, 1 लाख। 1 लाख का 9%। ठीक है,
तो 9,000, 9,000 ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो। फिर नेक्स्ट, रिकवरी एजेंट, ये भी मैंने सर्विस प्रोवाइड की थी। रिकवरी एजेंट की सर्विस थी, ये थी 30,000, ये भी इंटरेस्टेड थी। ठीक है, तो सॉरी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, तो ये आ जाता है 2,700। फिर आता है लीगल सर्विस अवेल्ड थी, ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। स्पॉन्सरशिप सर्विस भी मैंने अवेल कर दी थी, ये भी मेरे लिए आउटवर्ड नहीं है। और नीचे कोई आउटवर्ड नहीं था। तो मेरे हिसाब से मेरी आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे खत्म हो जाती है। एंड इसके हिसाब से टोटल आउटपुट टैक्स, ठीक है, तो ये आ जाता है 3,60,000, फिर 8,100 प्लस 16,200 प्लस 9,000 प्लस 2,700, तो ये आ जाता है 36,000। ऑब्वियसली ये भी 36,000। परफेक्ट। अब पॉइंट नंबर 2 आ जाता है, पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो इसके अंदर भी सेम कॉलम, सीजीएस, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमारे पास ओपनिंग आईटीसी का कोई डिटेल नहीं था। प्लस अब मैं यहाँ पे एक एक करके ऐड करूंगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से। पहला इनवर्ट सप्लाई मुझे मिला था ये वाला, जीटीए वाला। एंड आई नो कि ये इसके अंदर आरसीएम एप्लीकेबल होगा हमारे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। तो ये जीटीए वाली सर्विसेज है, ये थी 2 लाख की। और 2 लाख की ये कौन सी थी? अब सिंस डिटेल इसमें मिसिंग है, महाराष्ट्र ना, नहीं मिसिंग है ना, महाराष्ट्र ये तो ऑफ कोर्स ये इंट्रास्टेट ही होगी। इंट्रास्टेट होगी मतलब कि सीजीएसटी एसजीएसटी होगी। 2 लाख, 2 लाख का 9%, तो ये आ जाता है 18,000 और 18,000। अब तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि इसका ये सेम टू सेम आपका आरसीएम में भी ऐड होगा। मतलब कि आप जब नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश निकालोगे तब ये ऐड करना भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट, ये 2 लाख, ये अरे सॉरी इसमें मैंने गलती से 9% कर दिया। इस ये तो आ जाए, सॉरी ये आ जाएगा 2.5 ना। 2.5%, 2 लाख का 2.5%, ये आ जाता है 5,000, 5,000, 5,000। फिर पॉइंट नंबर 2। अब नेक्स्ट मेरा इनवर्ट सप्लाई कौन सा था? डायरेक्ट लीगल सर्विस था। ठीक है, लीगल सर्विस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लीगल सर्विसेज इस केस में टैक्सेबल था क्योंकि मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो इसके अंदर लीगल सर्विस लिख दिया मैंने। लीगल सर्विस मेरी कितने रुपए की थी? 1,60,000, 1,60,000। अब इसमें 2.5 मत कर देना गलती से, ऐसा नहीं कि सारे लीगल, सॉरी सारी इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाली 2.5 से होती है। तो 1,60,000 पे नॉर्मल ये आ जाएगा 9%। लेकिन अब सवाल ये है कि ये 1,60,000 पे जो मैं ये सर्विस अवेल कर रहा हूँ लीगल वाली, इसके अंदर मेरे को आईटीसी तो मिलेगा, दैट्स ओके, बट ये कौन सा वाला इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लीगल सर्विस अवेल किया फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन इंडिविजुअल एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात वाले बंदे से मैंने महाराष्ट्र में सर्विस अवेल किया, तो ऑफकोर्स ये कौन सा है? इंटर। तो मैं डायरेक्ट 18% ही कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा 1 लाख, ये बार बार बंद हो जाता है, वेट, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो यह आ जाता है 28,1800। 1,60,000 का 18% आ जाता है 28,1800, 1,60,000। परफेक्ट। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप इज बिजनेस इन क्रिकेट एसोसिएशन।
तो ये मैंने बताया था कि इसमें आरसीएम भी नहीं आएगा, लेकिन इसका आईटीसी हमें मिलेगा क्योंकि सामने वाला टैक्स लगाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस, एंड ये मुंबई में ही एलोकेटेड था, तो इसका कोई नॉर्मल इंटरेस्ट रेट सप्लाई है 1,50,000। 1,50,000 का 9%, तो ये आ जाता है, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट करना था, आईजीएसटी ना, ठीक है। तो ये आ जाता है 13,500। परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं था, तो टोटल आईटीसी मेरा आ जाता है 28,800, फिर यहाँ पे 13 और 5 18, 18,500 एंड 18,500। परफेक्ट। तो इस तरह से मेरे पास ये टोटल आईटीसी मेरे को मिल जाता है। अब अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और फाइनली मेरा आंसर बनाता हूँ लास्ट, नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश। तो अगेन आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? 3,60,000। नेक्स्ट कितनी थी? 36,000। 36,000, ठीक है। लेस आता है आईटीसी, मेरे पास इसका आईटीसी है 28,800, इसका आईटीसी है 18,500 एंड इसका आईटीसी है मेरे पास 18,500, ठीक है। ऐसे सिचुएशन पे नॉर्मल में माइनस करके देखूंगा एक बार, 3,60,000 माइनस 28,800, तो यह आ जाता है 3,31,200। मैं डायरेक्टली माइनस कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि आई नो कि पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करना है, लेकिन वो सब कम कम है। आईटीसी और आईजीएसटी पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा अगेंस्ट आईजीएसटी का ही लायबिलिटी, और वो किसी और की हेल्प नहीं कर पाएगा। देन विल मूव ऑन टू सीजीएसटी का आईटीसी, वो भी खुद ही की हेल्प कर पाएगा, एंड देन एसजीएसटी भी खुद का ही हेल्प कर पाएगा। 36,000 माइनस 18,500, तो ये आ जाता है 17,500 एंड फिर अगेन ये भी आ जाएगा 17,500। ये कैश में पे तो करना ही है, प्लस आरसीएम इन कैश भी तो पे करना है। तो आरसीएम इन कैश में बेसिकली कितनी सर्विस आती है? तो पहले आपको जीटीए के अंदर बेसिकली आपको आरसीएम का सर्विस पे करना है। अब जीटीए के अंदर जब आरसीएम का सर्विस पे करने की बारी आएगी, तो वो कितनी आएगी? वो आएगी 5,000 5,000 5,000 5,000। और कौन सी आरसीएम की सर्विस में आपको पे करना था, ठीक है। अब आप लोग ले यहाँ पे लीगल, सॉरी ये कौन सा सर्विस था? लीगल सर्विसेज जो आपने अवेल करी थी फ्रॉम एन इंडिविजुअल एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात, तो इसके अंदर भी आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा, और ये आरसीएम में आपको 160 पे करना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्टेड सॉरी इंटरेस्टेड लीगल सर्विस पे, और ये 28,800 था, ठीक है। परफेक्ट। और कोई आरसीएम था? सारी इनवर्ट सप्लाई के ऊपर फोकस करो। तो पहली इनवर्ट सप्लाई जीटीए थी, ये मेरी आरसीएम हो गई। दूसरी इनवर्ट सप्लाई रिकवरी सॉरी सॉरी लीगल सर्विस थी, ये भी आरसीएम हो गया। स्पॉन्सरशिप में कोई आरसीएम नहीं था, खत्म। ये मेरा फाइनल आंसर आने वाला है अभी 3,31,200 प्लस 28,800, तो ये आ जाता है 3,60,000, 17,500 प्लस 5,000, तो ये आ जाता है 22,500 22,500। परफेक्ट। ये मेरा फाइनल कैश पेमेंट होगा, नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश। ऑफ कोर्स ये मोटा मोटी प्रेजेंटेशन, इतना लीनियंट प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा एग्जाम में, लेकिन अभी आप अपने पास टाइम कम है, ये वीडियो को छोटा बनाना है ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो, एंड एक सेफर साइड पे आपका एक कंफर्ट भी आ जाएगा कि चलो हमने सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। एनीवे, तो ये अपना फाइनल आंसर होने वाला है 3,60,000 आईजीएसटी और एसजीएसटी 22,500। परफेक्ट। पॉइंट नंबर, अभी सब थियरी है, अभी लिखा पढ़ी थोड़ा कम है, अभी एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। Regal Foundation of Commerce organized a business summit in Surat, Gujarat, in which all the startups were invited
to pitch their business ideas. The Pandit Jewels Private Limited, registered in the state of Maharashtra, sorry, sponsored the summit and paid sponsorship fee. जो पे करता है वो रेसिपिएंट होता है, ठीक है। तो पंडित ज्वेलर्स रेसिपिएंट है यहाँ पे। टू रीगल फाउंडेशन कॉमर्स, तो रीगल फाउंडेशन कॉमर्स बेसिकली क्या है, सप्लायर, और सर्विस स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है। तो आपको मैं स्पॉन्सरशिप थोड़ा समझा देता हूं। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट, अब ध्यान से सुनना, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे होगा। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी फॉरवर्ड में ही पे होगा। अब सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम में पे होगा। सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो फॉरवर्ड पे होगा, बिकॉज इफ नो आरसीएम देन फॉरवर्ड। इसका मतलब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कभी ना जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो पे कर रहा है, जनरली ऐसा होता है। और अगर दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड हो रहा है, और दोनों बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो भी फॉरवर्ड हो रहा है। क्लियर है? तो मतलब जब दोनों है और दोनों नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है। अब जब एक है और एक नहीं है तो जो है वो पे करेगा। तो सप्लायर है तो सप्लायर पे करेगा, रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट पे करेगा। इस पूरे सिनेरियो में बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? तो ये प्राइवेट लिमिटेड है। पीजे इज बॉडी कॉर्पोरेट, पीजे हमारे केस में रेसिपिएंट है। रीगल फाउंडेशन कॉमर्स इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इफ, सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। रीगल फाउंडेशन कॉमर्स इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो, अब रीगल फाउंडेशन कोर्स भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया और ये पीजे तो है ही बॉडी कॉर्पोरेट। जब दोनों बॉडी कॉर्पोरेट होता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड में रीगल इज लायबल टू पे टैक्स। लेकिन अगर व्हाट इफ वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता तो पीजे होगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन पे पीजे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। आप आंसर रीड कर लेना, यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8। आई होप आपको ये पूरा क्रोनोलॉजिकल और एनालिसिस समझ गया। एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, मतलब कोई भी केस आपस में लिंक नहीं है। एपेक्स फैसिलिटीज प्रोवाइडेड सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर द अपकीप ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस बिल्डिंग। Value of supply of goods constitutes 20% while providing such maintenance service। अब देखो, ये भी वही मैं बोला ना, बहुत माइनर डिटेलिंग एग्जीबिशन में होती है, अगर वो मिस हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्लियरली वो वाली सर्विसेज की जिक्र कर रहा है कि आप ना ये जितने भी म्युनिसिपालिटी वगैरह म्युनिसिपल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को सर्विस देते हो, अंडर आर्टिकल 243W, एम का अपोजिट डब्ल्यू, म्युनिसिपल, एम फॉर म्युनिसिपल, एम का अपोजिट डब्ल्यू, तो उसका आर्टिकल है 243W। 243W के तहत आप कोई भी वैल्यू ऑफ कोई भी सप्लाई देते हो और वो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई है जिसके अंदर बेसिकली मटेरियल प्लस मतलब गुड्स प्लस सर्विस है, कंपोजिट सप्लाई बेसिकली, वर्क्स छोड़ो, कंपोजिट सप्लाई गुड्स प्लस सर्विस, जिसमें गुड्स का जो भी कंटेंट है, जो गुड्स का जो बेसिकली वेट है, इट इज अप टू 25%, तो वो एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, ये हमारे बुक में कहा लिखा है, तो मैं यहाँ पे आपको याद बताता हूँ। वेट 243W, यस ये रहा। तो टेक्निकली ये बोल रहा है कि सर्विस प्रोवाइडेड क्या गवर्नमेंट को बाय वे ऑफ ये इंटरेस्टेड पंचायत म्युनिसिपैलिटी अंडर 243G और 243W, जहां पे कंपोजिट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस है, वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन, मतलब अप टू 25%, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे तो अप टू 25% है तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। बट प्लॉट में ट्विस्ट ये है कि सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज, क्लैरिफिकेशन एक आया था सर्कुलर के हिसाब से, सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज आपके आर्टिकल 243W वाले कैटेगरी में नहीं फॉलो होता,
इसका मतलब ये टैक्सेबल है। खत्म। नेक्स्ट, मेसर्स तेलरेजा, मेसर्स तलरेजा एंड तलरेजा, a firm of advocate, provide legal services to the state government for representation in the high court। एक एडवोकेट गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये तो क्लियरली एग्जम्प्ट है, ये आपके एग्जामिशन लिस्ट में भी लिखा है, आप एकदम इजीली ये पढ़ सकते हो और आपने सबने पढ़ा ही होगा, क्योंकि लीगल सर्विस ना हर कोई अच्छे से करके जाता है, बिकॉज इसका लिंक आरसीएम से भी होता है, तो ये एग्जम्प्ट है। BLF Mall Noida provides services by way of vehicle parking to general public in the basement of mall। नॉर्मल धंधा है, नॉर्मल बिजनेस है, इसमें कोई भी एग्जामिशन का कोई लिंक नहीं है, ना ही कहीं पे ऐसा एग्जामिशन लिखा है। ठीक है, तो ये टैक्सेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू अ स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, वेरी गुड, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट। अगेन ऊपर भी बोला था मैंने कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट होगा, तो अगर वो प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल वगैरह में है तो ही वो एग्जम्प्ट होता है। ये सिचुएशन में फिर चाहे प्रोवाइडर कोई भी हो, प्रोवाइडर प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये वाला चीज आपकी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट क्यों होगी, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से हायर सेकेंडरी स्कूल को एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट की सर्विस दे रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब ये एग्जम्प्ट सर्विस है। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में क्या पूछता है, मिस्टर मुत्तुस्वामी एन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर रजिस्टर्ड इन बैंगलोर कर्नाटका hired परिवहन लॉजिस्टिक्स ऑफ unregistered goods transport agency GTA to deliver his goods at the place of business of customer in Jaipur, Rajasthan। Messrs Parivahan Logistics charge 60,000 for the transportation of goods, which was paid by Muthuswamy on 4th Jan by account pay check। 4 जनवरी को ये लॉजिस्टिक ने 60,000 रुपए जीटीए सर्विस का चार्ज किया था और वो मुत्तुस्वामी ने उसको पे कर दिया। परिवहन लॉजिस्टिक डिड नॉट रेज टैक्स इनवॉइस फॉर दिस सर्विस सिंस इट वाज अनरजिस्टर्ड। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहां पे क्या हो रहा है कि एक सप्लायर एक रेसिपिएंट है, सप्लायर है जीटीए, जीटीए की सर्विस रेसिपिएंट को दी जा रही है, ठीक है, और ये है एक अनरजिस्टर्ड डीलर। अब in this case you are required to determine person liable to pay to issue tax invoice। बहुत सिंपल लॉजिक ये है कि सिंस मुत्तुस्वामी ना रजिस्टर्ड है, बंदा है जीएसटी में, और ये जीटे की सर्विस सप्लाई कर रहा है, अवेल कर रहा है, तो ये आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ये बंदा आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा ना, एंड जीटे इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो पर्सन लायबल टू इशू टैक्स इनवॉइस हो जाएगा परिवहन, मतलब रेसिपिएंट। और वो रेसिपिएंट कौन है, परिवहन लॉजिस्टिक। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, इंपॉर्टेंट भाई, ये गजब क्वेश्चन है। टाइम लिमिट क्या था बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे गलती से भी विद इन 60 डेज वाला लॉजिक मत लगा देना, जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला, यहां पे लगेगा सेक्शन 31 वाला लॉजिक की टाइम लिमिट ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। और सिंस यहाँ पे रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस इशू करना है, तो उसके लिए टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज। कहां से गिनोगे, विद इन 30 डेज ऑफ गुड्स या सर्विस अवेल्ड। ठीक है, अगर आप इसकी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पे बोलता है कि 60,000 मैंने 4 जनवरी को दिया एंड डिलीवरी भी उसी दिन ले ली, मतलब कि एक्चुअली गुड्स मेरे को अवेल कब हुआ, विद इन 30 डेज, सॉरी 4 जनवरी, और 4 जनवरी का विद इन 30 डेज अगर ऐड करूं तो जनवरी में होता है 31 दिन, उसमें से 4 दिन माइनस कर दो तो ये आ जाता है 27 डेज। ठीक है, एंड फिर विद इन 30 डेज के लिए और 3 दिन ऐड कर दो तो 3 फरवरी आ जाता है इसका आंसर। 3 फरवरी इज द आंसर ऑफ टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। पॉइंट नंबर 3, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए assuming that tax invoice is issued on the last date on which it should have been issued। भाई साहब ये आंसर ना मेजॉरिटी स्टूडेंट ने गलत किया होगा, आई एम 100% श्योर। देखो
टाइम ऑफ सप्लाई ना बहुत सिंपल बात क्या बोलता है पता है? अगर तुम लोग डील कर रहे हो सर्विसेज में, उसके अंदर आरसीएम सर्विस है, तो टाइम ऑफ सप्लाई जनरली क्या बोलता है कि जब भी डेट ऑफ पेमेंट है वो एंड विद इन नहीं 61st डे ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस, 61st डे ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस। अब थोड़ा सोचो, विच एवर इज अर्लियर। अब जरा सोचो, आपके पास डेट ऑफ पेमेंट है 4 जनवरी, पर यू डोंट हैव सप्लायर इनवॉइस। सप्लायर का इनवॉइस ही नहीं है, तो 61 डे कहां से गिनोगे? तो इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट था, और ट्विस्ट ये था कि अगर सप्लायर इज नॉट लायबल या नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस एंड रेसिपिएंट इज इशूइंग टैक्स इनवॉइस, तो ये कंसिडर नहीं करना है, फिर ये करना है 30th डे, मतलब टेक्निकली विद इन 30 डेज ऑफ रेसिपिएंट का इनवॉइस, या रेसिपिएंट को जब इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था। अब एक बात बताओ, रेसिपिएंट को इनवॉइस कब तक इशू कर लेना चाहिए था? विद इन 30 डेज। एंड ये बोलता है कि अज्यूम करो रेसिपिएंट ने लास्ट डे पे इशू कर दिया, तो मैं तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, मतलब विद इन 30 डेज ऑफ रेसिपिएंट इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब देखो, अब रेसिपिएंट ने 3 फरवरी को इशू किया होगा, 3 फरवरी के बाद, मतलब बेसिकली 3 फरवरी और 4 जनवरी, विद इन 30 डेज ऑफ रेसिपिएंट का इनवॉइस जो भी कंसिडर करेंगे वो। तो इस केस में अगेन देखो, आपका आंसर कोइंसिडेंटली राइट आने वाला है 4 जनवरी, लेकिन द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस कि आपको इसके पीछे का एक छोटा सा माइनर डिटेलिंग ये है कि जब सप्लायर का इनवॉइस आता ही नहीं है तो 61 डे काउंट नहीं करते, फिर वो 30 डेज वाला ही लगता है, मतलब 3 फरवरी और 4 जनवरी, विच इज अर्लियर 4 जनवरी। ठीक है, तो इसकी टाइम में सप्लाई आ जाएगी 4 जनवरी। ठीक है, अब कोइंसिडेंटली तुमने भी 4 जनवरी बोल दिया होगा तो आपका आंसर सही हो भी गया होगा, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपने करेक्ट प्रोविजन नहीं लिखा होगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसका आंसर एक बार ध्यान से पढ़ना, आरटीपी का, मे भी इसके अंदर बहुत क्लियरली इसका एक्सप्रेशन दिया होगा। पॉइंट नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये। मस्कोट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, here in after referred as MMPL, a dealer of motor vehicle, जो कि राजस्थान उदयपुर हैज रजिस्टर्ड है, has given an ex works contract to Mr. Ganesh Traders registered in Ahmedabad, Gujarat for manufacturing 10 units of pickup vans. Mrs. Ganesh Trader manufactured the vans and handed them over to the transporter on behalf of MMPL on 29th April. मतलब कि मैंने 10 व्हीकल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्योंकि मैं एक मोटर व्हीकल का ही डीलर हूं। इसका मतलब मोटर व्हीकल का डीलर हूं और मैं मोटर व्हीकल परचेस करूं या मैन्युफैक्चर करवाऊं किसी से, तो मेरे को उसका आईटीसी मिल जाएगा। एनीवे, मुद्दा यह है कि 29 अप्रैल को गुड्स मेरे को हैंडेड ओवर हो गए, डिलीवरी भी हो गया, ऑन इट्स पार्ट इज कंप्लीटेड व्हेन फैक्ट्री गेट इन अहमदाबाद। मतलब वो अहमदाबाद में छोड़ेगा, जिसका मतलब डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू 29 अप्रैल को डिलीवरी हो गया। फर्दर इट रेज द इनवॉइस फॉर ऑल 10 पिकअप वैन्स ऑन सेम डे, इनवॉइस रेज हो गया उस दिन। एमएमपीएल ने रिकॉर्ड भी कर दिया इनवॉइस को ऑन द सेम डे। प्राइस ऑफ द वैन इज 10 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 28 लाख। तो एक वैन पे अगर 28 लाख का जीएसटी आता है, 28% का जीएसटी आता है, तो मेरे हिसाब से ये 2.8 लाख एक वैन पे, ईच वैन का जीएसटी अमाउंट होता है। However, the vans were physically received by MMPL at showroom in उदयपुर on 20th May। क्योंकि बात क्या हुआ था कि मैं मेरे फैक्ट्री के बाहर रख दूंगा, तू आके लेके जा, तो एक्चुअली मेरे पास 2 मई तक पहुंचा। एंड पेमेंट वाज आल्सो मेड ऑन द सेम डे, और पेमेंट हुआ उसी दिन पे। आफ्टर द पेमेंट
2 वैन्स गॉट डैमेज कंप्लीटली, यहां से मेरे हिसाब से एक नई स्टोरी है। 2 वैन कंप्लीटली डैमेज हो गए इन द शोरूम फर्स्ट वीक ऑफ मे एंड देयरफॉर दे वर रिटन ऑफ इन द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ एमएमपीएल। ठीक है, डैमेज होगा, राइट ऑफ भी कर दिया उसको। Discuss the availability of ITC on pickup vans of to MMPL with reference to the provision of GST law in which month MMPL is eligible to avail ITC on the purchase of vans and how much ITC is available in respect of the vans। मतलब सबसे पहले क्या मेरे को ITC मिलेगा? आंसर इज यस। क्यों मिलेगा? क्योंकि मोटर व्हीकल ऑल दो इट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक्ड अंडर 17 सबसेक्शन 5, लेकिन फिर भी मैं डीलर हूँ मोटर व्हीकल का, तो मतलब मेरे को उसके लिए उसका आईटीसी मिल जाएगा। इसका मतलब ये आईटीसी तो मिलेगा। दूसरी चीज, कौन से महीने में मिलेगा? तो इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई। जब भी गुड्स का नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज होता है तो ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि मेरे को कब तक इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था या इनवॉइस इशू एक्चुअली कब हुआ, विच एवर इज अर्लियर में आ जाएगा। यहां पे हम लोग डेट ऑफ पेमेंट को करते हैं इग्नोर। अब देखो, मेरा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस तब होता है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या हुआ होगा इसका? एज एंड व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड, एज एंड व्हेन गुड्स आर, क्योंकि मूवेबल गुड्स है ना, तो गुड्स मूव्ड कब हुआ, रिमूव कब हुआ? 29 अप्रैल को। तो ड्यू डेट है 29 अप्रैल और एक्चुअल इनवॉइस कब इशू हुआ? उसी दिन पे। फर्दर इट हैज रेज्ड द इनवॉइस फॉर ऑल 10, है ना, तो कोई सवाल ही नहीं आता। 29 अप्रैल ही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है एंड 29 अप्रैल को ही मेरे को आईटीसी मिलेगा। कितना मिलेगा? सारी पे 10 वेन्स, एक वेन था 10 लाख का, उसका बेसिकली 28 लाख रुपीज का आईटीसी तुरंत ले लूंगा मैं। कौन सा मंथ में? अप्रैल में। आईटीसी ऑन द परचेज ऑफ वेन्स, हाउ मच आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेन्स। ठीक है, तो एक मोटा मोटा क्वेश्चन पूछा है, तो शायद वो मे का भी कवर करना चाहते हैं। तो क्या हुआ है कि आफ्टर रिसीव्ड सेकंड में, अच्छा इसमें मैं एक लाइन लिख दूंगा कि सेकंड में को इग्नोर करना है, कोई सेंस नहीं है इसका। आफ्टर द पेमेंट 2 वैन्स गॉट डैमेज कंप्लीटली इन फायर, तो हमें मालूम है 17 सबसेक्शन 5 में अगर कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ डैमेज या सोल्ड या कोई भी ऐसी तरीके से गुड्स बाहर चले जाता है आपके साइड से और वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन पे आपको उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकते, क्लेम नहीं कर सकते। इन शॉर्ट आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 वैन पे आईटीसी ले चुके हो। तो इस बार क्या होगा? 2 वैन 10 लाख का 28%, मतलब समवेयर अराउंड 5.6 लाख का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा आपको। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो 5.6 लाख का आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे एक का 2.8 आया था ना, ठीक है, तो 5.6, ठीक है। तो इस तरह से अपना एक बार आंसर देख लेते क्या? हाँ, तो 5.6 लाख का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, डन। तो इस तरह से अपना ये हो जाता है। ये एक बार आंसर देख लेना प्लीज। मेरे को मैं आई विल हाईली सजेस्ट कि ये वाला आंसर आपको रीड करना चाहिए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 का। ये आपसे शायद मिस हो सकता है, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज गुड, कोई इतनी डिफिकल्ट वाली चीज नहीं थी। अगर आपको फिर भी कोई चीज डिफिकल्ट लगी होगी तो आई एम श्योर आपको एक्सप्लेनेशन से उसको इजी फील हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट एनी टाइम, ठीक है। एंड प्लीज पढ़ना अभी चालू कर दो, सितंबर के लिए कुछ ज्यादा टाइम रहा नहीं है, ठीक है। तो जितने भी आपको टाइम टेबल में डाउट हो या कितने भी आपको कंसेप्ट में डाउट हो, देन प्लीज रीच आउट टू मी, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट।